Hello everybody. Today we will discuss the another editorial from the Hindu newspaper. तो एक द हिंदू न्यूज़पेपर में से एक और एडिटोरियल डिस्कस करेंगे आज हम, जो लिखा गया है प्लास्टिक में कटौती के ऊपर। तो कैसे प्लास्टिक्स की जो खपत हो रही है, वो कंजम्पशन है बहुत ज़्यादा है, जिससे हमारी हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसी के ऊपर ये लिखा गया है। इसमें हमें कटौती करना चाहिए। तो इसका टाइटल देखते हैं पहले, अ कट इन टाइम। देखो, कट आप जानते हो किसमें, कटौती। टाइम होता है समय, इन टाइम मतलब समय के रहते हुए, यानी समय है, आप इन टाइम पहुंच गए कहीं पर समय से पहले। तो समय के रहते हुए आपको कटौती करनी चाहिए। कहाँ पर? प्लास्टिक में। जब समय निकल गया उसके बाद आपने की, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उसके ऊपर यह कि समय रहते हुए हमारा एडिटोरियल कहता है आपको इसमें कटौती करनी चाहिए। अब इसका टाइटल पैराग्राफ देखते हैं और पता चलेगा। Economic costs of ban on plastic must be seen with its ill effects on health। जो आर्थिक कीमत है, इकोनॉमिक होता है आर्थिक, कॉस्ट होती है कीमत है। और किसकी है ये? कॉस्ट है, कीमत है। और ये बैन ऑफ की, बैन की, प्रतिबंध लगाने की। और कहाँ पर प्रतिबंध लगेगा? प्लास्टिक्स पर। तो प्लास्टिक पर बैन लगाने की, जो प्रतिबंध की जो कीमतें हैं, वो मस्ट बी सीन, यानी उनको देखा जाएगा। मस्ट प्लस के उसके बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, यानी पैसिव फॉर्म में है। इसको देखा जाएगा किसके साथ ही? इसके बुरे प्रभावों के साथ, विथ इट्स इल इफेक्ट्स। और इसके बुरे प्रभाव कहाँ पर होंगे? हमारे स्वास्थ्य पर, हेल्थ पर। तो यही कह रहा है कि जो प्लास्टिक पर जो कीमतों, प्लास्टिक की सॉरी प्लास्टिक पर जो बैन की जो कीमतों में जो कटौती है, उसको देखा जाएगा एक कैसे? अब हेल्थ पर बुरे प्रभावों के साथ। तो ये कह रहा है कि जो लोग आप देख रहे हो इसको, प्लास्टिक में कटौती करने से नुकसान होगा इकोनॉमिक, लेकिन इसका जो हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा ये भी तो देखो। इसका हेल्थ पर ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि प्लास्टिक क्या है? कभी सड़ती नहीं है। ये कैसी है? इम्पेरिसेबल है। अब देखो, रोज़ की तरह ही पहले हम क्या करते हैं, एडिटोरियल को रीड करने से पहले बुकैब को अपनी को देखते हैं। तो आज के जो आर्टिकल में जो बुकैब यूज हुई है, उस बुकैब को देखते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला वर्ड है हमारा, तो रेंगलिंग। पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? रेंगलिंग वैसे होता है नोक झोंक, झगड़ना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसका? नाउन है। तो सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच जानना ही ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें कॉम उसमें क्लोज टेस्ट में PQRS और एरर जब लगाते हैं, वहाँ पर हमें ये काफ़ी बेनिफिट होता है इससे, पार्ट ऑफ स्पीच को पहचानने से। रैंगलिंग का मतलब क्या होता है? कोई नोक झोंक हो रही है या कोई विवाद हो रहा है, उसको कहते हैं रैंगलिंग, यानी डिस्प्यूट, डिस्प्यूट या आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट है, डिस्प्यूट है। या बिकरिंग, देखो एक वर्ड होता है बिकरिंग, BICKERING। बिकरिंग भी नोक झोंक होता है। स्क्वेबल, SQUABLE, स्क्वेबल भी होता है नोक झोंक। अगला वर्ड है हमारा एम्बिशियस। एम्बिशियस कोई बहुत ज़्यादा, एम्बिशियस महत्वाकांक्षा होती है वैसे तो, महत्वाकांक्षी, जिसमें बहुत ज़्यादा किसी के लिए एस्पायर होता है, या बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिटरमाइंड होता है वो, उसको कहते हैं एम्बिशियस। OUS लग जाता है, वो पार्ट ऑफ स्पीच क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। जिसके लास्ट में OUS दिखता है, वो पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। कोई बड़ा ही एस्पायर है, यानी एस्पायरिंग, ASPIRING, एस्पायरिंग, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लालसा है, महत्वाकांक्षी है, उसको कहते हैं एस्पायरिंग। या डिटरमिन, डिटरमाइंड है कोई, डिटरमाइंड, डिटरमाइंड एक वर्ड होता है। कोई बोल्ड है किसी बात को लेके, एकदम निर्भीक है, उसको भी कहते हैं एम्बिशियस। इंडिवर, इंडिवर आप जानते हो क्या होता है? शानदार, बहुत
सराहनीय जो प्रयास करते हैं उसको कहते हैं एंडेवर। एफर्ट भी होता है एक बेड यानी ट्राई बेड। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है इसका। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। इसका मतलब क्या होता है? एफर्ट, EFFORT। या आपने क्या की? कोशिश की, ट्राई बेड, एफर्ट, कोशिश, बेड, बोली लगाना। पायलट, देखो पायलट आप जानते हो पायलट किसका होता है? जहाज का पायलट होता है। जब ये वर्ब फॉर्म की तरह यूज होता है तो जैसे जहाज को पायलट क्या करता है? आगे ले जाता है। तो ऐसे किसी चीज़ को आगे ले जाना या लॉन्च करना या इंट्रोड्यूस करना उसको कहते हैं हम पायलट करना। INTRODUC, इंट्रोड्यूस किया या इनिशिएट करना। INITIAT, इनिशिएट। स्टार्ट, START, स्टार्ट होता है। बिगिन होता है, BEGIN। एक होता है लॉन्च, LAUNCH, लॉन्च होता है। फेज आउट, देखो फेज होते हैं चरण, पहला चरण, दूसरा चरण, और एक चरण, दो चरण ऐसे आउट करते जाते हैं तो उसको कहते हैं फेज आउट। ये हमारी क्या एक फ्रेजल वर्ब है। क्या है ये? फ्रेजल वर्ब है, फेज आउट। फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है ग्रेजुअली, धीमे धीमे किसी चीज़ को बाहर निकालना, वापसी होना उनसे। GRADUALLY, ग्रेजुअली। फेज आउट कर रहे हो आप ग्रेजुअली। इलिमिनेट, GRADUALLYELIMINATE, ग्रेजुअली आपने क्या कर दिया? उसको एलिमिनेट किया, ELIMINATE, एलिमिनेट। अगला, और देखो इसको ग्रेजुअली एलिमिनेट करना, धीमे धीमे बाहर निकालना, या फिर एक और हो जाता है हमारा, आपने किसी को डिसकंटिन्यू कर दिया, DISCONTINUE, डिसकंटिन्यू करना। या फिर बेंड डाउन, ये भी बेंड और डाउन, DOWN। विड्रॉ भी हो जाता है इसका, WITHDRAW, विड्रॉ करना। देखो मरीन, मरीन क्या होती है? मरीन आप जानते हो समुद्र से रिलेटेड होता है, सी रिलेटेड, उसको कहते हैं मरीन। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एक नाउन है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एक नाउन है। ओशियनिक, ओशियन होता है समुद्र, OCEANIC, समुद्र से रिलेटेड ओशियनिक होता है। या फिर सी रिलेटेड, RELATED, सी रिलेटेड है। या नॉटिकल भी बोल देते हैं, समुद्र से रिलेटेड होता है नॉटिकल मील, जिसमें समुद्र की लंबाई को मापते हैं। नॉटिकल मील में समुद्र की गहराई को, सॉरी। एक्वेटिक भी होता है। फ्रेमवर्क आपने सुना, अगला वर्ड है हमारा फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या है? हमारा नाउन है, किसी का ढांचा, कोई फाउंडेशन तैयार करते हैं, फ्रेमवर्क बना दिया, उसको कहते हैं फ्रेमवर्क। फाउंडेशन, TION, या इंफ्रास्ट्रक्चर, INFRASTRUCTURE, इंफ्रास्ट्रक्चर। अगला वर्ड है डीम। डीम पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये वर्ब है, किसी चीज़ की ओर ध्यान देना, उसको तवज्जो देना, कंसीडर करना। डीम, रिगार्ड, REGARD, रिगार्ड्स, रिगार्ड एच। या फिर कंसीडर, CONSIDER, कंसीडर होता है।
एक होता है BUH, BIEW, BUH। अगला मीनिंग है हमारा अनएनिमस। देखो अनएनिमस जिसके लास्ट में OUS लग जाता है वो पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? एडजेक्टिव। अनएनिमस जिस पूरी तरह से क्या है, वो सर्वसम्मति है उसकी, पूरी तरीके से राजी है, इन एग्रीमेंट में है, उसको कहते हैं GREEMENT। इन एग्रीमेंट या बिल्कुल तालमेल बिठा के बैठा है, यूनाइटेड होके, UNITED, यूनाइटेड, या फिर हार्मोनाइज, HARMO, हारमोनियस, तालमेल बिठाना, NIOUS। हारमोनाइज होता है वर्ब, OUS लग जाता है तो ये एडजेक्टिव हो गया। हारमोनियस, कोहेसिव, COHESIVE, कोहेसिव। अगला वर्ड है हमारा कोऑर्डिनेटेड। देखो कोऑर्डिनेट आप जानते हो किसी को क्या करना, कोऑर्डिनेट करना, इकट्ठा करना, को मिलाना, कोऑर्डिनेट करना। तो कोऑर्डिनेट क्या है हमारा? कोऑर्डिनेटेड है कोई चीज, एडजेक्टिव है ये भी। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसका? एडजेक्टिव है। कोऑर्डिनेटेड है कोई बिल्कुल ऑर्गेनाइज है, अलाइंड है, मिला हुआ है, ORGANIZED, ऑर्गेनाइज्ड, या फिर ALIGNED, अलाइंड है। सिंक्रोनाइज भी कह देते हैं, SYNCHRONIZED, सिंक्रोनाइज्ड है, या फिर हार्मोनाइज्ड, HARMONIZED। और देखो इन अगला वर्ड है हमारा डिवाइसिव। तो डिवाइसिव ऐसी कोई चीज जो बड़ी ही कैसी है, कंट्रोवर्सी से भरी हुई है, विवादास्पद है। पार्ट ऑफ स्पीच ये क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कंट्रोवर्शियल। डिवाइसिव है कोई डिस्प्यूटेबल है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, बटी हुई है, CONTRO, कंट्रोवर्शियल, CONTROVERSIAL, कंट्रोवर्शियल, या फिर डिस्कॉर्डेंट, डिस्कॉर्डेंट है, या फिर एक तरह से कंटेंटियस, CONTENTIOUS, कंटेंटियस। अगला वर्ड है हमारा इनडिस्ट्रैक्टिबिलिटी। देखो इनडिस्ट्रैक्टिबिलिटी ऐसी चीज होती है जो कभी नष्ट नहीं होती है, जिसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सके। अमरता एक तरह से बोलते हैं, जो पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन, जिसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ड्यूरेबल होती है, टिकाऊ। ड्यूरेबिलिटी क्या है? वो टिकाए हुए। DURABILITY, ड्यूरेबिलिटी। रेजिलियंस, RESILIENCE, रेजिलियंस। या फिर बोला जाए तो इम्पेरिसेबिलिटी, IMPERISHABILITY, इम्पेरिसेबिलिटी, या TOUGHNESS, टफनेस। अगला वर्ड है हमारा सीपेंटो। देखो एक सेकंड, हैजर्ड। देखो हैजर्ड क्या होता है? खतरा। जैसे आपने बोला होगा हजार्डुअस बड़ा खतरनाक होता है, उसको कहते हैं हजार्डस। वहीं से एक नाउन है ये,
हैजर्ड क्या है, एक नाउन है जिसका मतलब होता है डेंजर या पेरिल, DANGER, डेंजर, PERIL, पेरिल, खतरा। अगला वर्ड है हमारा सीप इनटू। देखो सीप इनटू जो वर्ड है ये क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा किसी चीज़ के अंदर धीमे धीमे से एक तरह से धीमे धीमे जैसे मटके से पानी धीमे धीमे रिसता है या फिर मटके में धीमे धीमे छेद निकल आता है, वो सीप इनटू कर जाता है, उसमें पानी घुस जाता है। तो इसी तरह से किसी चीज़ को पेनिट्रेट करना या फिर परमिएट करना, उसमें धीरे धीरे सोक इन कर लेना, घुस जाना, सीप इनटू करना। ये भी हमारी एक वर्ब होती है वैसे, सीप इनटू। सीप इनटू क्या है, वर्ब जो होता है आप सीप कर गए किसी में धीमे धीमे, पेनिट्रेट करना, PENETRATE, पेनिट्रेट, PENETRATE, पेनिट्रेट। एक होता है परमिएट, PERMEAT, यानी धीमे धीमे आप उसमें अंदर क्या कर रहे हो, प्रवेश कर रहे हो, उसको छेदते हुए, परमिएट। एक होता है इनफिल्ट्रेट या सोक इन, INFILTRATE, इनफिल्ट्रेट, SOAKIN, सोक इन कर लिया, आप उसके अंदर घुस गए। आई सॉर, देखो आई माने होती है आंख, आई सॉर क्या है, नाउन है, एक ऐसा हमारी आंख के सामने जो बहुत ही भद्दा दृश्य होता है उसको कहते हैं आई सॉर। अगलीनेस या फिर डिसफिगरमेंट, UGLINESS, अगलीनेस, डिसफिगरमेंट, FIGUREMENT, डिसफिगरमेंट। लेटर आप जानते हो कूड़ा कचरा, गार्बेज। ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, लेटर नाउन है जिसका मतलब होता है गार्बेज, GARBAGE, गार्बेज, वेस्ट, कचड़ा। डेब्रिस, डेबरी, देखो डेब्रिस होता है लेकिन डेबरी बोलते हैं इसको, DEBRIS, गंदगी। रिडीम होता है किसी चीज़ को सुधारना या कम करना, रिडीम करना। देखो इसकी स्पेलिंग REDEEM होती है, रिडीम, रिडीम। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, रिडीम वर्ब है, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। रिडीम का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को रेक्टिफाई कर दिया या अमेंड कर दिया, इम्प्रूव कर दिया, उसको कहते हैं रिडीम कर दिया। RECTI, रेक्टिफाई करना, RECTIFY, रेक्टिफाई। या फिर AMEND, अमेंड, IMPROVE, इम्प्रूव, रेक्टिफाई, इम्प्रूव, रिजॉल्व, SOLVE, रिजॉल्व। पाइप ड्रीम, देखो पाइप ड्रीम एक पाइप होता है और आप पाइप में बैठे बैठे क्या कर रहे हो, सपने देख रहे हो, बाहर की दुनिया आप देख ही नहीं रहे हो। एक तरह से दिन में सपन देखना या फिर ख्याली विचारों में ख्याली विचार सोचते रहना, उसको कहते हैं पाइप ड्रीम। इल्यूजन, आप भ्रम में हैं, बस हवा में महल बनाए जा रहे हैं। पाइप ड्रीम एक फ्रेज होती है, पाइप ड्रीम एक फ्रेज होती है जिसका मतलब होता है डे ड्रीम, दिन में सपन देखना। या बोला जाए तो किस में आप इल्यूजन में है, ILLUSION, या हवा में आप क्या कर रहे हो, महल बना रहे हो। एयर कैसल, CASTLE, या फिर PIE, इन द स्काई,
आप ऐसे ही आसमान में उड़ रहे हो। देखो प्रीमाइज्ड, प्रीमाइज्ड होता है वर्ब जो किसी पर प्रीमाइज्ड है, किसी पर आधारित है, बेस्ड। का मतलब क्या होता है, BASED बेस्ड, यानी किसी पर आधारित होना, बेस्ड है किसी पर। देखो वॉक, BAULK, वॉक होता है, ये BAULK है, इसको वॉक बोलते हैं। वॉक जो होता है, वॉक एट एक फ्रेज होती है, वॉक एट पूरी। जैसे आप क्या कर रहे हो, किसी काम को लेकर बड़े हेजिटेट हो, उससे डर रहे हो। जैसे आप रास्ते में कहीं चलते हो, कुत्ता बैठा हुआ है, कुत्ता आपको काटता नहीं है, लेकिन आपको लगता है उसका बड़ा हेजिटेशन सी लगती है, आप क्या करते हो, स्टेप बैक ले लेते हो, उसको कहते हैं स्टेप बैक इन हेजिटेशन। वॉक, वॉक क्या है, ये वर्ब है। इसके बाद में एट आता है, फिक्स है। हेजिटेट, हेजिटेट HESI GSITATE RESIST, रेसिस्ट या फिर रिफ्यूज। FUSE, रिफ्यूज। एक और होता है हमारा ऑब्जेक्ट, भी हो जाता है, OEJECT, ऑब्जेक्ट। अगला वर्ड है हमारा देखो मैस्क्वेरेड। इसका मतलब क्या होता है, मैस्क्यूरेड, मैस्क्यूरेड एक तरह से मुखौटा होता है जो जेनुअन नहीं है, बस क्या है, एक प्रटेंड है, ढोंग है, मखौटा, उसको कहते हैं मैस्कुरेड करना, धोखा देना। मखौटा पहन के किसी को आपने मैस्कुरेड कर दिया, बहका दिया। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसका, वर्ब है, जिसका मतलब क्या होता है, डिसीव, DECEIVE, डिसीव, DECEIVE, डिसीव। या फिर प्रटेंड, PRETEND, प्रटेंड। या डिस्गाइज, DISGUISE, डिस्गाइज होता है। स्टॉल, स्टॉल मतलब किसी को रोकना, स्टॉल कर देना। इम्पीड, बाधा, हिंडर। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है, IMPEDE, इम्पीड, HINDER, हिंडर। हैम्पर करना, HAMPER, हैम्पर। देखो थवार्ट, THWART, थवार्ट, थवार्ट का मतलब होता है रोकना। रिकन्वीन, अगला वर्ड क्या है हमारा, रिकन्वीन। रिकन्वीन का मतलब होता है फिर से किसी को कन्वेंस कर लेना, रिसेंबल, इकट्ठा करना, रीयूनिट करना, री इंगेज करना, फिर से शामिल करना, उसको कहते हैं रिकन्वीन। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसका, वर्ब है, री इंगेज करना या फिर से किसी को असेंबल कर लेना, इकट्ठा कर लेना, री असेंबल, ASSEMBLE, ASSEMBLE, री असेंबल, reunite, UNIT, रीयूनाइट या फिर री ग्रुप, GROUP, री ग्रुप, री इंगेज, ENGAGE। परस्पेक्टिव, देखो परस्पेक्टिव से मिलते जुलते एक परस्पेक्टिव, एक होता है प्रोस्पेक्टिव। परस्पेक्टिव नाउन होता है जो पॉइंट ऑफ व्यू। परस्पेक्टिव क्या है, नाउन है,
किसी का नज़रिया यानी पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू। एक होता है प्रोस्पेक्टिव, PROSPECTIVE, प्रोस्पेक्टिव, PROSPECTIVE। प्रोस्पेक्टिव होता है एडजेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है हमने कुछ फ्यूचर में एक्सपेक्ट किया है, प्रोस्पेक्ट किया है, एक्सपेक्टेड है इन फ्यूचर, EXPECTED, एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, FUTURE, इन फ्यूचर। इम्पास, इम्पास बोलते हैं जहाँ कहीं ठहराव आ जाता है, डेड लॉक आ जाता है, रुकावट आ जाती है, उसको कहते हैं इम्पास। पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, जिसका मतलब होता है डेड लॉक, DEADLOCK। डेड लॉक हो गया, चीज़ें कैसी हो गई, गतिरोध, स्टैग्नेशन, ठहराव पे आ गई, ना आगे बढ़ रही है ना पीछे, NATION, स्टैग्नेशन। साइड विथ, देखो साइड विथ, साइड विथ क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है। साइड विथ क्या होता है, फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है किसी के बिल्कुल मुताबिक होना, किसी के साथ होना, किसी के हिसाब से होना, ALIGN, अलाइन विथ। इंडिस्पेंसिबिलिटी, इंडिस्पेंसिबिलिटी का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण है, इसेंशियलिटी है जिसके अंदर, नेसेसिटी है, उसको कहते हैं इंडिस्पेंसिबिलिटी। पार्ट ऑफ स्पीच इसका क्या है, नाउन है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, जिसका मतलब होता है नेसेसिटी, NECESSITY, नेसेसिटी आवश्यक, इसेंशियल, ESSENTIALITY, इसेंशियलिटी। या फिर इम्पोर्टेंस, IMPORTANCE, इम्पोर्टेंस। तो आज के आर्टिकल में जो वर्ड यूज हुए थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अब देखो अपना आर्टिकल कंटिन्यू करते हैं और आपको ये वर्ड समझ में भी आए होंगे कुछ। आर्टिकल को कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। चलो, डेस्पाइट अ वीक ऑफ wrangling, an ambitious endeavor piloted by the United Nations Environment Program to phase out plastic turned out to be a failure। देखो मैंने यहाँ पर जो सब्जेक्ट और वर्ब हैं वो आपके मार्क करे हुए हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा रेड कलर और लाइट ब्लू। तो रेड कलर है जहाँ पर वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और जो लाइट ब्लू है वो क्या है, हमारी वर्ब है। इससे क्या है, हमें सेंटेंस की एक अंडरस्टैंडिंग आती है, जैसे हमने सब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखो यहाँ से ये कह रहा है एक सप्ताह की नोक झोंक के बाद, डेस्पाइट होता है के बावजूद, किसके बावजूद, एक सप्ताह की नोक झोंक के बावजूद, एक एम्बिशियस इंडिवर, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण, महत्वाकांक्षी, एस्पायरिंग जो प्रयास था, जिसको पायलट किया गया था, जिसको आगे बढ़ाया गया था यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। और कैसे करके, फेज आउट करके, ग्रेजुअली, धीमे धीमे उसको विड्रॉ करके, किसको, चरण बाई चरण, यानी पहले चरण में कुछ बाहर निकाला, दूसरे चरण में कुछ बाहर निकाला, तो फेज आउट किया था इसने किसका, प्लास्टिक का। तो विड्रॉ किया था धीमे धीमे, ग्रेजुअली एलिमिनेट किया था प्लास्टिक को, टर्न आउट टू बी अ फेलियर। और ये क्या हुआ, एक एम्बिशियस इंडेवर, एक बड़ा ही एस्पायरिंग जो प्रयास था, एफर्ट थे, वो फेलियर यानी असफल हुए। कैसे निकल के आए, टर्न आउट होना यानी निकल कर आना, टू भी होना एक असफलता के तौर पर यानी फेलियर के रूप में। तो यहाँ पर ये टर्न आउट, यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है, ये टर्न आउट क्या है, हमारी वर्ब है। द ग्लोबल
plastic treaty is the result of a resolution by member countries of the United Nations passed in 2022 to end plastic pollution including in the marine environment. अब देखो यहाँ से जो ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी है यानी पूरी दुनिया भर में जो प्लास्टिक को लेकर जो संधि हुई थी वो क्या है, इज द रिजल्ट, क्या एक रिजल्ट है, परिणाम है एक समाधान का, रिजोल्यूशन का। और जो समाधान किसके द्वारा किया गया था, एक मेंबर कंट्रीज, यूनाइटेड नेशन की मेंबर कंट्रीज के द्वारा। और ये कब रिजोल्यूशन पास हुआ था, 2022 में। और क्या था ये, ख़त्म करने के लिए, एंड करने के लिए प्लास्टिक के पॉल्यूशन को, प्रदूषण को। और इसमें शामिल क्या, ये शामिल क्या करते हुए थे, क्या क्या चीज़ को इसमें शामिल किया गया था, इंक्लूड किया गया था, इंक्लूड करते हुए समुद्री वातावरण को भी, यानी मरीन एनवायरनमेंट यानी समुद्री वातावरण को। तो पूरे दुनिया भर की जो संधि हुई थी प्लास्टिक पर लेकर, उसके जो समाधान का जो परिणाम है वो रिजल्ट क्या था, एक परिणाम है, रिजल्ट है किसका, रिजोल्यूशन का। क्या था कि मेंबर कंट्री ने नेशन के द्वारा एक 2022 में एक रिजोल्यूशन पास किया गया था कि प्लास्टिक को हम क्या कर देंगे, इंड कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। और कहाँ से, जमीन से और समुद्री वातावरण से भी। ओवर द नेक्स्ट 2 years कंट्रीज मेट 5 times, यानी 2 सालों के दौरान, 2 सालों में जो कंट्रीज थी, जो देश थे, वो देश कितनी बार मीट हुए, 5 times, यानी 5 बार उन्होंने मीटिंग की, 5 बार वो मिले। और जिसमें क्या था, इंक्लूडिंग द लेटेस्ट बिल्ड एज द फाइनल वन टू क्रिएट अ ब्रॉड फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। अब देखो यहाँ से कह रहा है कि 2 सालों के दौरान ये देशों में 5 बार मीटिंग हुई थी, जिसमें लेटेस्ट जो मीटिंग थी वो शामिल थी, इंक्लूड करते हुए हाल ही की मीटिंग को। और वो लेटेस्ट क्या थी, उसको बिल्ड एज द फाइनल वन, उसका एक तरह से ये क्या है, एक फाइनल के तौर पर ये लास्ट है, यही फाइनल मीटिंग मान ली गई थी। और उसमें क्या हुआ था लेटेस्ट में, फाइनल में क्या क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट किया था एक बहुत लंबा चौड़ा ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट टू क्रिएट अ ब्रॉड फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। देखो यहाँ पर ये जो हमारा ये अभी देखते हैं, इसका जो जो सब्जेक्ट और वर्ब आपको यहाँ पर मैंने बताया था रेड और ब्लू में है, लेकिन यहाँ पर जो हमने ब्रॉड फ्रेमवर्क जो ब्लू हो गया है गलती से, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, तो देखो वो क्या था कि मैट मैट सब्जेक्ट था, फिर उसके बाद में ये मार्क हो गया है गलती से हमारा ब्रॉड, ये हमारा कोई वर्ब नहीं है यहाँ पर, ये क्या है गलती से मार्क हो गया था, ठीक, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अब देखो यहाँ से द यूएन रिजोल्यूशन, अब इसमें यूएन रिजोल्यूशन हमारा जो सब्जेक्ट है जो ब्लू हो गया है गलती से, ये भी थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट करना। द यूएन रिजोल्यूशन ऑफ 2022 वॉज डीम्ड, जो यूएन का जो रिजोल्यूशन था 2022 का, उसको डीम्ड किया गया था, देखा गया था, वॉज डीम्ड, डीम माने कंसीडर किया गया था, कैसे, एक हिस्टोरिक, ऐतिहासिक तौर पर, ऐतिहासिक ऐतिहासिक होता है हिस्टोरिक यानी ऐतिहासिक, बड़े ही इतिहास में। तो यूएन का 2022 का जो रिजोल्यूशन था उसको हिस्टोरिक रूप में, एक ऐतिहासिक तौर पर देखा गया था, क्योंकि एज इट गेव द इम्प्रेशन दैट द वर्ल्ड वॉज यूनैनिमस that plastic pollution could only be addressed through globally coordinated action। अब यहाँ से देखो क्यों किया गया था, ऐतिहासिक तौर पर क्यों देखा गया था, क्योंकि इसने दिया था, क्या दिया था, इट गेव द इम्प्रेशन, एक ऐसा इम्प्रेशन, एक ऐसा प्रभाव
दिया था कि दैट वर्ल्ड यानी दैट के जो पूरी दुनिया है वर्ल्ड है वो कैसा है, उसकी वॉज थी अनएनिमस था, सर्वसम्मति थी, सब यूनाइटेड थे कि प्लास्टिक जो पॉल्यूशन है दैट द प्लास्टिक पॉल्यूशन कुड ओनली बी द एड्रेस्ड, यानी जो प्लास्टिक पॉल्यूशन को, अब देखो यहाँ पर जो दैट प्लास्टिक पॉल्यूशन ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है जिसकी वर्ब है कुड बी एड्रेस, इसको एड्रेस किया जा सकता है, बताया जा सकता है, संबोधित किया जा सकता है कैसे, थ्रो के माध्यम से, ग्लोबली कोऑर्डिनेटेड यानी पूरी दुनिया भर को कोऑर्डिनेट करके मिले जुले एक्शनों से। तो ये कह रहा है किसी एक का काम नहीं है। अगर यूएन का जो 2022 का रेजोल्यूशन था उसको ऐतिहासिक रूप में इसी वजह से देखा गया था क्योंकि उसने एक अच्छा इंप्रेशन दिया था कि पूरी दुनिया क्या है, सर्वसम्मति है, एग्रीमेंट में है, सहमति में है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है वो महज सिर्फ तभी एड्रेस किया जा सकता है कि उस पर सारे लोग, दुनिया भर के लोग कोऑर्डिनेट मिला जुला एक्शन होगा, तभी सब लोग उस पर काम करेंगे, तभी उससे क्या हो सकती है, बचा जा सकता है या प्लास्टिक में कटौती की जा सकती है। हाउएवर, हालांकि इट इज द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, हालांकि इट इज द सॉल्यूशन यानी जो सॉल्यूशन है टू द प्रॉब्लम यानी समस्या का, समस्या का सॉल्यूशन क्या है, जो समस्या का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, दैट हैज प्रूवन, यह प्रूव हो चुका है, इसको प्रूव किया जा चुका है, टू बी होना, एक डिवाइसिव होना, डिस्ट्रीब्यूट होना, कंट्रोवर्शियल होना। तो ये कह रहा है हालांकि इट इज द सॉल्यूशन, यही सॉल्यूशन है जो समस्या का, वो प्रूव हो चुका है, वो बड़ा ही कंट्रोवर्शियल है, ऐसा प्रूव हो चुका है या साबित हो चुका है। ऑफ द नियरली 170 countries gathered at fifth round of meetings in Busan, roughly half led by the European Union and supported by Pacific Island nations, were of the view that despite the usefulness of plastic and its significant role in enabling mass consumption, ये देखो पैराग्राफ बहुत बड़ा है यहाँ से यहाँ तक, मास कंजम्पशन थ्रू द मॉडर्न एरा, यहाँ तक ही देखो। अभी देखो ये कह रहा है ऑफ जब भी आता है तो ऑफ ज़्यादा में से बताता है किसी में से, तो 170 देशों में से जो 170 देश थे उसमें से जो गैदर्ड हुए थे पाँचवें राउंड में, मीटिंग के पाँचवें राउंड में, कहाँ पर हुए थे, भूषण में, इनमें से रफली महज हाफ आधे ही, अब देखो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, एक कॉमा एमडेस से यानी ये हाइफन से लगा होता है, इसको यहाँ से यहाँ तक स्किप करो, फिर देखो इसकी जो वर्ब है हाफ वर ऑफ द व्यू, यानी उनमें से महज आधे का जो व्यू था, वर ऑफ द व्यू क्या था, दृष्टिकोण क्या नजरिया था कि डेस्पाइट के बावजूद, किसके बावजूद, कि यूजफुलनेस यानी उसकी प्लास्टिक की उपयोगिता के बावजूद, और इसका जो बड़ा ही सिग्निफिकेंट जो रोल है, भूमिका है, कहाँ पर, इनेबल करने में, सक्षम बनाने में, उपयोग में लाने में, बहुत बड़े स्केल पर कंजम्पशन इसका उपयोग करने में आज के मॉडर्न एरा में, थ्रू द मॉडर्न एरा। अब देखो ये क्या कह रहा था, जिसकी अगुवाई की गई थी यूरोपियन यूनियन के द्वारा और इसको सपोर्ट किया गया था पैसिफिक आइसलैंड नेशन के द्वारा। तो ये 170 देश जो पाँचवें राउंड में भूषण में इकट्ठे हुए थे, जो मीटिंग हुई थी उसमें से महज हाफ आधे लोगों का जो व्यू था वो क्या था कि डेस्पाइट के इसकी बहुत सारी उपयोगिता के बावजूद, इसकी काफ़ी सारी उपयोगिता है और ये मास कंजम्पशन पर क्या करती है, इसका उपयोग किया जाता है आज के युग में। इट्स रिलेटिव इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी वॉज नाउ एन इन्वायरमेंटल हैजर्ड, ये क्या कह रहा है कि इसकी जो रिलेटिव, इट्स यानी रिलेटिव होता है एक तरह से इससे जुड़ा हुआ, जो इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी है इसकी जो अमरता है, इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी होती है जो चीज़ खत्म नहीं होती है, अमरता है, इम्पेरिसेबल है, वो कैसी है,
वॉच नाउ एक इन्वायरमेंटल वातावरण के रूप में खतरा है, हैजर्ड है। हैजार्ड क्या मतलब होता है? हैजार्ड खतरा, इन्वायरमेंटल यानी वातावरणीय खतरा है। इसकी अमरता अब क्या है? एक वातावरणीय खतरा है। इट हैड बिगेन टू सीप इनटू द बॉडीज ऑफ एनिमल्स बोथ ऑफ द लैंड एंड सी। ये कह रहा है इसने शुरू कर दिया था, शुरू कर चुका है या शुरू कर दिया गया है क्या? सीप इनटू होना, कहाँ पर घुसना, धीमे धीमे पेनिट्रेट करना बॉडीज एनिमल्स की, और दोनों जगह पर, कहाँ पर? जमीन पर भी और समुद्र में भी। एंड, और इसने क्या किया है? एंड इट हैड प्रोग्रेस्ड, और इसने प्रोग्रेस भी की है, टू भी होना, मच और अधिक होना, मोर देन की तुलना में, एक आईसोर की तुलना में, इन द फॉर्म ऑफ लिटर गार्बेज फ्लोइंग आउट ऑफ ओवरवेल्म्ड म्युनिसिपल रिसाइकलिंग सिस्टम। तो इसने प्रोग्रेस भी किया, हेड प्रोग्रेस यानी ये प्रगति भी कर चुका था, और अधिक एक अगलीनेस, आईसोर होता है एक बड़ा ही डिसफिगरमेंट जिसको देखना बहुत बुरा लगता है की तुलना में, और एक गार्बेज के फॉर्म के रूप में। फ्लोइंग आउट यानी बहते हुए, जो बह रहा है, एक ओवरवेल्म्ड जो बहुत दबा हुआ म्युनिसिपल नगर पालिका का जो रिसाइकलिंग सिस्टम से दबे हुए, तो वो क्या करते हैं वहाँ पर? पॉलीथीन को रिसाइकलिंग करते हैं। तो कैसा है? म्युनिसिपल रिसाइकलिंग सिस्टम ओवरवेल्म्ड है यानी दबा हुआ है। तो यही कह रहा है कि और ज़्यादा इसका डिसफिगरमेंट है, और ज़्यादा अगलीनेस है, एक गार्बेज की फॉर्म में, गार्बेज की फॉर्म में या गार्बेज के रूप में जो फ्लो आउट कर रहा है। कहाँ से? एक बोझिल म्युनिसिपल रिसाइकलिंग सिस्टम से। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ। द क्लेम that better recycling and reuse will redeem the situation। अब ये कह रहा है, जो क्लेम है, जो क्या है, क्लेम क्या है, क्या दावा क्या ठोक रही है कि दैट बेटर, क्या बेहतर होगा कि रिसाइकलिंग करना और रीयूज करना, उसको नष्ट करना और फिर से यूज करना, ये बिल रिडीम कर देगा, ये कम कर देगा, इम्प्रूव कर देगा, घटा देगा। किसको? सिचुएशन को ये इम्प्रूव कर देगा। और ये नेशंस बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं कि जो क्लेम है एक क्या है? पाइप ड्रीम है, एक ख्याली सपना है, होने वाला कुछ नहीं है। तो ऐसा एक क्लेम इज अ पाइप ड्रीम, और रिसाइकलिंग एंड रीयूज विल रिडीम दीज नेशंस बिलीव, ऐसे कुछ, यानी ये जो राष्ट्र हैं ऐसा ये मानते हैं कि ये क्या कर देगा? रिडीम कर देगा। और देखो and therefore imposing gradual cuts on sources of plastic। और ये क्या कह रहा है? therefore एंड therefore, और इसीलिए, इम्पोजिंग करना यानी लगाते हुए, थोपते हुए, धीमे धीमे, जो ग्रेजुअल कट्स हैं, कटौती है, कहाँ पर? सोर्स पर प्लास्टिक के। वो क्या कर रहे हैं? प्लास्टिक का जो सोर्स है वो क्या है? वर्जिन पॉलीमर। तो देखो वर्जिन पॉलीमर है, वहाँ से ये प्लास्टिक निकल के आती है। तो ये क्या है? प्लास्टिक वर्जिन पॉलीमर का जो सोर्स पर कट करते हुए वॉज द ओनली इफेक्टिव रूट है टू एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। यही क्या है? एक इफेक्टिव, असरदार रास्ता है, तरीका है प्लास्टिक के पॉल्यूशन को ख़त्म करने का। तो यहाँ ये कह रहा है कि जो प्लास्टिक का जो सोर्स है, प्लास्टिक वर्जिन पॉलीमर का जो सोर्स है, उस पर आप अगर धीमे धीमे कट करते हो, कटौती करते हो, तो यही चीज़ है इम्पोजिंग वॉज द, इसी चीज़ को इम्पोज करना, ओनली इफेक्टिव राउट टू एंडिंग ख़त्म कर देगा प्लास्टिक पॉल्यूशन को।
हाउएवर हालांकि मैनी ऑफ द लार्ज डेवलपिंग कंट्रीज, हालांकि मैनी ऑफ द लार्ज डेवलपिंग कंट्रीज, जो हालांकि बहुत सारी जो डेवलपिंग यानी जो विकासशील जो देश हैं, लार्ज डेवलपिंग कंट्रीज है, और दोज और वो वाली कंट्रीज जो कहाँ पर हैं, जो इकोनोमाइज हैं, जिनकी इकोनॉमी बेस्ड है प्रीमाइज्ड है कहाँ पर, एक्सट्रैक्शन पर, निकाले जाने पर ऑयल के, एंड पेट्रोकेमिकल रिफाइनिंग पर। तो ये कह रहा है बहुत सारे देश जो विकासशील हैं और जिनकी इकोनॉमीज जो आर्थिक रूप से जो बेस्ड हैं, आधारित हैं कहाँ पर, ऑयल और पेट्रोकेमिकल के निकाले जाने पर, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल रिफाइनिंग के ऊपर। ये बहुत सारे देश बल्क ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं, हेजिटेशन में हैं ऐसे प्रस्तावों को लाने से। तो ये कह रहे हैं जिनका ऑयल का निकालना और पेट्रोकेमिकल यानी पेट्रोल का रिफाइन करना, इस पर ही उनकी इकोनॉमी आधारित है। तो बहुत सारे जो विकासशील देश हैं और जिनकी आर्थिक रूप से जो आधारित हैं, वो ऐसे प्रस्ताव को लाने से क्या कर रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं, स्टेप बैक कर रहे हैं हेजिटेशन में। दे व्यू कॉल्स टू कट प्लास्टिक प्रोडक्शन एज ट्रेड बैरियर्स masquerading एज इन्वायरमेंटलिज्म। ये क्या कह रहा है, दे व्यू, उनका जो व्यू है, वे देखते हैं, उनका जो दृष्टिकोण है, ते व्यू करते हैं, कॉल्स टू कट, क्या वो कॉल्स करेंगे कटौती के लिए, कट प्लास्टिक प्रोडक्शन में, उनका जो व्यू है कि वो मांग करेंगे कटौती की प्लास्टिक प्रोडक्शन में, एज के रूप में, एक ट्रेड बैरियर्स के रूप में, उनकी ट्रेड बैरियर्स के रूप में, और मैस्क्वेरेडिंग एज इन्वायरमेंटलिज्म, और वातावरण के मैस्क्वेरेडिंग करेंगे, एक मखौटा है, मैस्क्वेरेडिंग है एक मखौटा है किसके रूप में, वातावरण इन्वायरमेंटलिज्म के यानी वातावरण के रूप में। दे व्यू द फार्मिंग ऑफ द प्लास्टिक पॉल्यूशन प्रॉब्लम एज वन that require regulating production as something that goes beyond the intent of the 2022 resolution। अब ये क्या कह रहा है, दे व्यू यानी उन्होंने व्यू किया है, देख लिया है, क्या देखते हैं कि जो प्लास्टिक पॉल्यूशन का जो फार्मिंग करना है, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम पे एज वन एक है जिसको रिक्वायर है, आवश्यकता पड़ती है रेगुलेट करने की प्रोडक्शन को, एज के रूप में, समथिंग दैट गोज यानी कुछ जाता है, बियॉन्ड के पार, जो इरादा है उसके भी पार, 2022 के रेजोल्यूशन का। वाइल टॉक्स है वो स्टॉल, जबकि जो बातचीत है, टॉक्स है, वो क्या हो गई है, एक स्टॉल है, हैव स्टॉल्ड है यानी गतिरोध है, बातचीत में हैव बातचीत रही है, बातचीत हैव स्टॉल्ड, बातचीत क्या है, स्टॉल्ड है यानी उसमें रुकावट है, हिंडर है, बाधा है। इट इज लाइकली दैट कंट्रीज विल रिकन्वीन नेक्स्ट ईयर। अब कह रहा है इट इज लाइकली, यह संभावित है या संभावना है कि जो देश हैं, कंट्रीज हैं, वो फिर से बुलाएंगे अगली साल, बिल रिकन्वीन करेंगे, रीअसेंबल करेंगे, री मीटिंग करेंगे, फिर से इकट्ठे होंगे या फिर से इंगेज होंगे अगले साल, और क्या करेंगे, जो संभावित तौर से विद अ फ्रेश पर्सपेक्टिव होगा, एक उनका कैसा पर्सपेक्टिव होगा, देखो पर्सपेक्टिव मैंने आपको बताया था, एक होता है पर्सपेक्टिव जो पॉइंट ऑफ व्यू है, और एक होता है प्रोस्पेक्टिव। तो यहाँ पर ये क्या है, पर्सपेक्टिव, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव, फ्रेश पर्सपेक्टिव का मतलब है एक फ्रेश पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, और वो फिर से अगले साल बुलाएंगे और क्या करेंगे, एंड गेट बियॉन्ड द इम्पास मोर क्रिएटिवली, और वो क्या करेंगे, इम्पास करेंगे, इम्पास का मतलब क्या है, किसी चीज में ठहरा हुआ है। तो ये कह रहे हैं एंड गेट पाया है बियॉन्ड
के पार एक ठहराव स्टेगनेशन डेडलॉक के पास, डेडलॉक के भी परे, मोर क्रिएटिवली अधिक ज़्यादा क्रिएटिवली, इंडिया है चूजन इंडिया ने चुन लिया है कि वो क्या करेगा, टू साइड विद द कंट्रीज, साइड विद यानी वो क्या है, इंडिया ने चुन लिया है टू साइड विद करेगा कंट्रीज यानी को अलाइन विद करेगा, देशों के साथ जुड़ेगा, दैट आर एवर्स टू प्रोडक्शन, जो क्या है बिल्कुल एवर्स टू प्रोडक्शन यानी प्रतिकूल है प्रोटेक्शन कट्स के। तो इंडिया के ऐसे देशों के साथ जुड़ेगा जो इसके प्रोडक्शन कट्स के बिल्कुल क्या हैं, प्रतिकूल हैं। यट फिर भी इट मस्ट एक्नॉलेज, इसने स्वीकार कर लिया है कि दैट इट्स कैपेसिटी टू रिसाइकल प्लास्टिक इज ओनली अबाउट अ थर्ड ऑफ द प्लास्टिक दैट इज एनुअली इंट्रोड्यूस। यह इसने स्वीकार कर लिया है कि जो इसकी कैपेसिटी है उसको रिसाइकिल करने की, प्लास्टिक के रिसाइकिल करने की कैपेसिटी इज ओनली महज अबाउट है एक तिहाई ऑफ का प्लास्टिक का, जो दैट इज एनुअली इंट्रोड्यूस जिसको हर साल ही ना बताया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। द इंडिस्पेंसिबिलिटी ऑफ प्लास्टिक, ये कह रहा है जो प्लास्टिक की जो इंडिस्पेंसिबिलिटी है, जो प्लास्टिक की नेसेसिटी है, जो आवश्यकता है, इम्पोर्टेंस है कहाँ पर, टू द इकोनॉमी के लिए, उसको कैन नॉट बी परमानेंट एक्सक्यूज, वो नहीं हो सकता है एक स्थायी बहाना, एक्सक्यूज किसके लिए, डिले करने के लिए एक्शंस को ऑन पर, मूल्यांकन करने पर, इट्स हेल्थ इम्पैक्ट इसके हेल्थ पर। तो यही कह रहा है कि जो प्लास्टिक की जो आवश्यकता है, जो नेसेसिटी है इकोनॉमी के लिए, उसको परमानेंट एक बहाना नहीं हो सकता है कि वो डिले करे, देरी करे एक्शंस में, हरकतों में, और हरकतें मूल्यांकन करने पर इसकी हेल्थ के असरों पर, और हेल्थ के जो इम्पैक्ट होंगे वो लोगों के ऊपर। इन इंडिया यानी भारत में, इट्स इकोलॉजी एंड मरीन एनवायरनमेंट, इसका जो इकोलॉजी यानी इकोलॉजी और मरीन यानी समुद्र से जुड़ा हुआ जो वातावरण है, एक प्लान एग्जिस्ट इज ऑलवेज बेटर देन फाइंडिंग वन सेल्फ ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री। प्लान यानी जो एक योजना बनाया हुआ जो एग्जिट है, बाहर निकलने का जो काम है, यही हमेशा ऑलवेज बेटर होगा, किससे बेहतर होगा, देन की तुलना में, फाइंडिंग करने की तुलना में खुद को, वन सेल्फ ऑन द रॉन्ग साइड, तो रॉन्ग साइड जाने की तुलना से इससे बाहर कर लें इस एक धीमे धीमे, तो यही क्या होगा, फाइंडिंग करना वन सेल्फ ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री, यानी इतिहास की रॉन्ग साइड पर इतिहास की रॉन्ग साइड यानी गलत तरफ पर खुद को पाने से बेटर होगा कि आप इससे एग्जिस्ट कर लो, यही बेहतर होगा। तो आज का सेशन यहीं पर रैप अप करते हैं।